हेलो एंड वेलकम बैक टू गपशप विद डेंटिस्ट। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। और आज हम बात करने वाले हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के बारे में, जिसमें हम डिस्कस करेंगे उसके इंट्रोडक्शन, ईटियोलॉजी, क्लिनिकल फीचर, डायग्नोसिस एंड इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट पार्ट्स के बारे में। लेकिन मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊं ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के बारे में, वो ये कि हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार सलमान खान भी इस डिजीज़ से नहीं बच पाए थे और इन्हें ये काफ़ी समय तक था, जिसके बाद उन्होंने अमेरिका में जाके इसका ट्रीटमेंट करवाया था। तो चलिए आज का ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम शुरू करते हैं। ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया एक पेनफुल कंडीशन होती है जिसमें पेन जो है वो यूनिलैटरली होता है, यानी कि वो चेहरे के एक साइड पर ही होता है। और इसे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी फिफ्थ क्रेनियल नर्व जो कि है ट्राइजेमाइनल नर्व, उसको इन्वॉल्व करता है। और उसके तीन जो मेन डिवीजन हैं, मैक्सिला, मैंडिबल और ऑप्थेल्मिक, उनको इन्वॉल्व करता है और उसमें पेन होता है। और ये बहुत ही ज़्यादा एक पेनफुल कंडीशन है जिसमें बहुत सारे केसेस में सुसाइडल टेंडेंसी भी देखने को मिलती है। क्योंकि ये हमारी तीनों मैक्सिला, मैंडिबल एंड ऑप्थेल्मिक नर्व को इन्वॉल्व करता है, तो प्रॉब्लम्स तीनों में होती हैं। लेकिन उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कुछ इस तरह से है कि मैंडिबुलर और मैक्सिलरी का इन्वॉल्वमेंट 35.9%, ऑप्थेल्मिक का अलोन जो इन्वॉल्वमेंट है वो है 3.3%, एंड ऑल थ्री नर्व जब इन्वॉल्व होती हैं उसका परसेंटेज है 15.5%। अब हम बात करेंगे इसकी ईटियोलॉजी की। तो ईटियोलॉजी में जो सबसे मोस्ट कॉमनली वो है एक्सेसिव ट्रैक्शन, यानी कि मसल्स में जब बहुत ज़्यादा खिंचाव देखने को मिलता है तो ऐसे केसेस में ये पाया जाता है। दूसरा है डेंटल प्रोस्थेसिस, जब पेशेंट डेंटल प्रोस्थेसिस का इस्तेमाल करता है, नकली दांत पहनता है और उस पर जो मेजरमेंट्स हैं वो सही से नहीं होते या कोई और प्रॉब्लम होती है, तो ऐसे पेशेंट्स में भी देखने को मिलता है। एलर्जी की वजह से इस्कीमिया, सेकेंडरी लीजन के इन्वॉल्वमेंट्स भी कई बार मोस्ट कॉमनली देखने को मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कार्सिनोमा ऑफ मैक्सिलरी एंट्रम, नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा, एनोमलीज ऑफ सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरीज। तो इन सभी केसेस में ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया जो है, या इन सभी कारणों की वजह से ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया जो है वो एक पेशेंट में देखने को मिलता है। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में, जिसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंप्रेशन ऑफ द नर्व, यानी नर्व में प्रेशर होने की वजह से कैसे वो ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया को लीड करता है किसी भी पेशेंट में। तो कंप्रेशन ऑफ द नर्व ड्यू टू एन आर्टरी एन्यूरिज्म और ट्यूमर क्या कॉज करता है? कपलिंग ऑफ द नर्व फाइबर, यानी कि वो एक दूसरे में जाकर के कपलिंग कर जाते हैं, मिल जाते हैं। उसकी वजह से एक्साइटेशन ऑफ वन नर्व फाइबर लीड्स टू हाइपर एक्साइटेशन ऑफ ऑल नर्व फाइबर, और वो क्रिएट करता है आपका ट्रिगर जोन, जो कि होता है आपका ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया। दूसरा जो मेन रीजन होता है ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया का, वो होता है इन्फ्लामेशन कॉजिंग फोकल डीमाइलिनेशन। इन मल्टीपल स्क्लेरोसिस केसेस सबसे पहले क्या होगा? इन्फेक्शन होगा, उसकी वजह से वहाँ पे जब भी इन्फेक्शन होगा तो इरिटेशन और इन्फ्लामेशन वहाँ पे देखने को मिलेगा, और वो लीड करेगा डीमिनरलाइजेशन ऑफ द नर्व एंड हाइपर एक्साइटेबिलिटी ऑफ द नर्व को, एंड दैट विल लीड टू अ ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया केस इन एनी पेशेंट। मैंने ये जो दो पैथोफिजियोलॉजी के चार्ट आपके साथ डिस्कस किए हैं, आपको दिखाए हैं, ये आप अपने एग्जाम्स में भी यूज़ कर सकते हैं और इनको लिख सकते हैं। ये आपको इजी होंगे याद करने के लिए, मेमोराइज करने के लिए, और ये एक अच्छा इम्पैक्ट भी शो करते हैं एग्जामिनर को कि आपको इसका पूरा रीज़न पता है, तभी आपने ये फ्लो चार्ट जो है ये ड्रॉ किया है। पेन जो है वो फेस के किस किस एरिया को इन्वॉल्व करता है ये जानना भी बहुत ज़रूरी है, तभी हम किसी भी पेशेंट में ये डायग्नोस कर पाएंगे कि उससे ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया है भी या नहीं। तो सबसे पहले राइट एंड लेफ्ट का जो रेशियो होता है वो होता है 1.7:1। कॉर्नर ऑफ द माउथ टू एंगल ऑफ द जॉ में ये देखने को मिलता है। आई टू लिप्स टू आई में, आईब्रोज में, एंड 5% ऑप्थेल्मिक डिवीजन जहाँ पे होती है वहाँ पे ये देखने को मिलता है।
मेल टू फीमेल रेशियो जो है वो है 1:2, यानी कि ये ज़्यादातर फीमेल्स पेशेंट में देखने को मिलता है। दूसरा ये कि ऐसे पेशेंट्स में कभी कभी फैमिली हिस्ट्री भी देखने को मिलती है कि उनके परिवार में भी किसी ना किसी को इस तरह की प्रॉब्लम या ये प्रॉब्लम थी। तीसरा, ये हमेशा मिडिल एज और अबव 50 ईयर ये जो पेशेंट्स होते हैं उनमें मोस्ट कॉमनली देखने को मिलता है। राइट साइड एंड लोअर पोर्शन ऑफ द फेस जो है वो मोस्ट कॉमनली इसमें इन्वॉल्व होता है। नेचर ऑफ पेन, सडन अटैक आएगा, ऑनसेट होगा, ये कुछ मिनट से कुछ सेकंड्स तक के लिए ही आता है। बिल्कुल आपको ऐसा लगेगा कि किसी ने नाइफ से आपके ऊपर हमला कर दिया है, इलेक्ट्रिक शॉक दे दिया है। बहुत ही ज़्यादा ये एक पेनफुल कंडीशन होती है पेशेंट के लिए। एग्रेसिव फैक्टर इसमें जो कि इसके पेन को इंक्रीज करता है वो होता है टच। अगर कहीं से हवा लग रही है पेशेंट को, जब वो बात कर रहा है, फेस में मूवमेंट हो रहा है, खाना खा रहा है, खाने को सॉलो कर रहा है, च्यू कर रहा है, तो इन सारी कंडीशंस में क्या होता है कि पेन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हम बात करेंगे इसके सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट के बारे में जो कि है ट्रिगर जोन। जब भी इस तरह का पेशेंट आपके पास आएगा उनमें ट्रिगर जोन्स आपको देखने को मिलेंगे। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं हमने नर्व डिस्ट्रीब्यूशन को शो किया है जो कि है V1 यानी कि ऑप्थेल्मिक नर्व, V2 यानी कि मैक्सिलरी नर्व एंड V3 यानी कि मैंडिबुलर नर्व। तो इन सारे डिविजन्स को ये इन्वॉल्व करता है और वहाँ पे पेशेंट होता है। बहुत बार जब हम इसको प्रॉपरली डायग्नोस नहीं कर पाते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि पेशेंट को दांत में ओडोंटोलॉजिकल कोई प्रॉब्लम है और हम जो हैं दांत का इलाज करने लगते हैं, लेकिन उससे भी इसको आराम नहीं मिलता है। स्वीट क्राइटेरिया फॉर न्यूरैल्जिया, इसने एक ऐसा क्राइटेरिया दिया जो कि न्यूरोलॉजिकल पेन जो होता है उसको किसी भी अदर पेन और कंडीशन से डिफरेंशिएट करता है। सबसे पहला क्राइटेरिया ये कि पेन हमेशा सडन होगा। दूसरा, इस तरह के पेन में हमेशा ट्रिगर जोन आपको देखने को मिलेंगे। तीसरा, पेन हमेशा नर्व के पाथ को फॉलो करेगा। चौथा, हमेशा पेन जो है वो यूनिलैटरली होगा, एक तरफ के ही हिस्से को वो इन्वॉल्व करेगा। पांचवा, क्लिनिकल सेंसरी एग्जामिनेशन, जब भी आप इस तरह के पेशेंट्स का करिएगा तो हमेशा जो एग्जामिनेशन के रिजल्ट्स हैं वो नॉर्मल आएंगे। इफेक्ट ऑन लाइफ एंड एक्टिविटीज, ऐसा पेशेंट अगर मेल है तो वो शेविंग करने को अवॉइड करेगा और अगर फीमेल पेशेंट है तो वो अपने फेस को, अपने चेहरे को धोने से अवॉइड करेगी। ऐसे पेशेंट ब्रशिंग को भी अवॉइड करते हैं क्योंकि ये एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है कि पेशेंट को लगता है कि बस कुछ भी हो तो उसे दोबारा दर्द नहीं होना चाहिए। उनकी जो पुअर लाइफ क्वालिटी है वो भी पुअर होती जाती है क्योंकि ये एक ऐसी पेनफुल कंडीशन है कि पेशेंट हर चीज़ को अवॉइड करता है। सोशल गैदरिंग को अवॉइड करता है, अच्छे खाने को अवॉइड करता है, हंसने को अवॉइड करता है। उसे लगता है कि वो कुछ भी ऐसा काम ना करे कि जिससे ये कंडीशन फिर से उसको सहनी या बर्दाश्त करनी पड़े। चौथा, बहुत बार ऐसे पेशेंट में जब हम डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं कर पाते हैं तो हम बहुत सारे मल्टीपल टूथ एक्सट्रैक्शंस कर देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि ये दांत से रिलेटेड प्रॉब्लम है, लेकिन इसके बावजूद भी पेशेंट को आराम नहीं मिलता है। तो जब भी पेशेंट आपके पास आता है आपको उसको केयरफुली डायग्नोस करना है, उसके पेन के पैटर्न को समझना है, उसकी हिस्ट्री को प्रॉपर नोट करना है, तभी आप किसी भी डिजीज़ के प्रॉपर डायग्नोसिस तक पहुँच सकते हैं। डिफरेंशियल डायग्नोसिस ऑफ ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया, ओडोंटोजेनिक पेन, मायोफेशियल पेन, पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, माइग्रेन, टेंशन टाइप हेडेक एंड ग्लोसोफेरेंजियल न्यूरैल्जिया। तो ये सारे डीडी होते हैं ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के। अगेन, कभी भी इस तरह के पेशेंट्स आते हैं, काइंडली टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री। अब हम बात करेंगे इसके डायग्नोसिस और इन्वेस्टिगेशन पार्ट के बारे में, जिसे दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, चेयर साइड इन्वेस्टिगेशन एंड एडवांस इन्वेस्टिगेशन। चेयर साइड इन्वेस्टिगेशन में वी विल टेक अ प्रॉपर हिस्ट्री ऑफ दैट पेशेंट। हम चेक करेंगे ट्रिगर जोन्स को, उनको पैल्पेट करेंगे और पेशेंट्स से हिस्ट्री लेंगे कि उन्हें यहाँ पे पेन होता था, होता है या हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम ट्राइजेमाइनल नर्व का एग्जामिनेशन करेंगे एंड हम चेक करेंगे रिफ्लेक्स के पेशेंट्स को। अब हम एडवांस में चले जाएंगे तो हम पेशेंट का पेट स्कैन करेंगे, फंक्शनल MRI करेंगे, क्वांटिटेटिव सेंसरी थ्रेशोल्ड को हम चेक करेंगे। तो ये सारे एग्जामिनेशंस जो हैं वो हम ट्राइजेमाइनल न्यूरैल्जिया के पेशेंट्स में कर सकते हैं। इसके ट्रीटमेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है, फार्माकोलॉजिकल, सर्जिकल एंड अदर्स। तो आज हम वो डिस्कस करेंगे।
फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट में मोस्ट कॉमनली जो ड्रग हम यूज़ करते हैं वो है कार्बामाज़ापाइन। ये एक बहुत ही स्टैंडर्ड दवा मानी जाती है इस तरह के पेशेंट्स में, लेकिन साथ साथ में हमें ऐसे पेशेंट्स का ब्लड इन्वेस्टिगेशन भी करवाते रहना चाहिए ताकि इन पेशेंट्स में अनीमिया या थ्रोम्बोसाइटोपेनिया या एप्लास्टिक अनीमिया जैसी प्रॉब्लम्स ना हों। इस तरह के पेशेंट्स में हम फेनोटॉइन और बैक्लोफेन जैसे ड्रग्स का इस्तेमाल भी करते हैं। तो ये पेशेंट पे डिपेंड करता है और उसके ट्रीटमेंट प्लान पे डिपेंड करता है कि हम किस तरह के पेशेंट में कौन सी मेडिकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। सर्जिकल प्रोसीजर को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है: एक्स्ट्राक्रेनियल प्रोसीजर, इंट्राक्रेनियल प्रोसीजर एंड पेरीफेरल न्यूरेक्टोमी। फॉर एग्जांपल एक्स्ट्राक्रेनियल प्रोसीजर में वी कैन डन क्रायोसर्जरी, इंट्राक्रेनियल प्रोसीजर में इंटरक्रेनियल नर्व डिकम्प्रेशन, पेरीफेरल न्यूरेक्टोमी में सुप्राऑर्बिटल एंड इंफ्राऑर्बिटल नर्व्स की न्यूरेक्टोमी की जा सकती है। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करें और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा, और अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा मैंने और भी जितने लेक्चर्स यूट्यूब पे डाले हैं उनके सारे लिंक्स जो हैं वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो आप वहाँ पे भी जाके अदर्स टॉपिक पे वीडियोस देख सकते हैं। नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।